रेडियो नाटक में मेरा एक प्ले था, रेवती शरण शर्मा का लिखा हुआ या कोई और प्ले था, वो एनुअल आकाशवाणी एनुअल अवार्ड के लिए भेजा गया। उसमें रेवती जी थी, पंडित रेवती शरण शर्मा, लिखक फिर वही तलाश उसका लिखा हुआ था। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो उस कमिटी में थे जो लिसनिंग कर रही थी प्लेस। तो मैं और शरद जी आकाशवाणी के कॉरिडोर से जा रहे थे, जहाँ रिहर्सल हॉल होता था, वहाँ अंदर से तो हम निकल रहे थे और रेवती जी बाहर आए, तो शरद जी को हाथ पकड़ के इधर ले गया, मैं खड़ा रह गया और उनके कान में उन्होंने कुछ कहा। तो मैंने कहा पता नहीं क्या कहा, तो शरद जी मेरे से बोले ये रेवती जी बहुत नाराज है। कहने लगे यार वो इतना तुमने नीचे से इतनी सांसें बुलवा दी उसके अंदर, ऐसा लग रहा है तूफान सा आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। दैट वाज द पॉइंट जहां से परफॉर्मेंस, रेडियो कहा जाता है कि रेडियो नाटक सांसों का खेल है, जैसा आपने भी कहा, लेकिन कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करते हैं, मात्रा सारी कहानी मात्रा है। तो जो मेरा सफर रहा है रेडियो नाटक का पिछले 50 साल का, तो वो उस नाटक से जहाँ सांसों का गुबार निकला करता था, वहां से रियलिज्म की तरफ लाने में हम लोग कामयाब हैं। रियलिज्म में सांसें नहीं होती है, क्योंकि सांसों का अगर हो नहीं सकता, आप कुछ भी बात कहनी है तो अब दिखाई तो कुछ नहीं देगा, तुम वहां जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, अब ये जो है बताता है तो सांस तो चाहिए। तो अब रियलिज्म की तरफ वो सांसों का गुबार जो है वो चला हमारा। एक प्ले की रिकॉर्डिंग कर रहा था मैं, रेडियो सीरियल था बाण भट्ट का कादम्बरी जी, संस्कृत में है। तो उसमें बहुत ही एक क्या कहना चाहिए, बहुत ही रोमांटिक सीन था, कादम्बरी और बाण भट्ट के बीच में, चारुदत्त के बीच में। तो उसमें हम एक स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे थे, तो कुछ लोग देखने के लिए आ गए, तो उनको बिठा दिया गया, वो सामने नजर नहीं आ रहे थे, हमारे इधर की तरफ बैठे हुए थे, सामने रिकॉर्डिस्ट दिख रहा था। तो जब वो सीन शुरू हुआ ना, तो पूरे स्टूडियो में गर्मी आ गई, रुचि, माहौल बन गया वैसा। जी। और वो सारे के सारे आके झांकने लगे। बाद में उन्होंने बताया कि हम ये जानना चाहते थे कि स्टूडियो में हो क्या रहा है। जब उन्होंने देखा तो कहा कि मेल आर्टिस्ट इधर खड़ा हुआ है, फीमेल आर्टिस्ट यहाँ खड़ी हुई है, अलग अलग खड़े खड़े डायलॉग बोल। डायलॉग, लेकिन डायलॉग्स में उतनी सारी इमोशंस निकल कर आ रहे हैं कि कोई हैरान हो जाए, पॉसिबल नहीं है। रोमांस की गर्मी पैदा हो गई थी उन पूरे डायलॉग्स में। हम्म तो ये अपने आप में ये रेडियो नाटक में ही हो सकता है। ये कला है, ये कला है। अगर रोना है तो सामने वाले को भी रुला देना है। और अगर खामोशी भी बोलती है, मुझे लगता है रेडियो नाटक की खामोशी भी कह जाती है कि अगर सामने वाला तड़प रहा है तो यहाँ ऑडियंस भी सुनना चाहती है कि फिर क्या हुआ। दीनानाथ जी ने मुझसे एक बात कही थी। हम्म दीनानाथ जी को तो जानती होंगी, जी, आपने देखा बिल्कुल होगा बिल्कुल उनको। बिल्कुल। क्या डायरेक्टर थे वो, क्या परफॉर्मर थे बहुत। दीनानाथ जी। जी, लेजेंड। मैंने उन हाँ लेजेंड, मैंने उनके साथ बहुत काम किया, उनके साथ भी बहुत काम किया। एक दिन मेरे से बोले बेटा तेरे से एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेगा"। जी। मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, आप बताइए ना। रुचि, उन्होंने मुझसे कहा जिससे मेरी दशा और दिशा बदल गई परफॉर्मेंस की। उन्होंने कहा बेटा यहां से नहीं, यहां से बोला कर। दिल से। मेरी दशा और दिशा अभिव्यक्ति की बदल दी उन्होंने ये बात कह के। तो मैं आज के लोगों को, हमारे जो नए नौजवान हैं, उनको यही कहना चाहता हूं, डायलॉग फेंकने नहीं है, उन्हें महसूस करना है, तभी तो निकलेंगे बाहर, बिल्कुल, सच्चाई तभी तो आएगी। तभी तो आएगी। वह तो नकली हो जाएगा सब कुछ। नकली हो जाएगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अपने किरदार से, अपने किरदार के साथ जस्टिस और प्यार बहुत जरूरी है। हम्म अगर वो गरीब है तो गरीब है। प्रेमचंद जी की कहानियां इतनी हमने पढ़ी, लेकिन जब गोदान देखा तो ऐसा लगा पंकज कपूर जी वाकई में उसके किरदार में ऐसे घुल मिल गए हैं कि
उसमें रच बस चुका है, और वो हर बात सुलेखा सीकरी जी इतनी तजुर्बे के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ उस भूमिका को निभाती है कि लगता है कि वाह क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही रहा होगा, ये कोई कल्पना नहीं है, ये वाकई में कभी ना कभी हुआ है, घटित हुआ है। तो हम्म। ऐसी ही छाप आपके प्लेस छोड़ते आए, एक बहुत सुंदर दौर आपने देखा, लेकिन अब धीरे धीरे ये चीजें बंद सी पड़ गई हैं। क्या इस बात का दुख होता है आपको? बहुत दुख होता है, और कारण भी समझ में आता है। कहाँ गए वो लोग, वो करवाने वाले और वो करने वाले? अब नहीं है। अब मुझे लगता है उतनी फुर्सत नहीं है लोगों के पास, क्या कि मुझे याद है मेरे दादाजी उर्दू के नॉवेल्स पढ़ते होते थे और रेडियो ले लेकर इधर उधर घूमते थे कि कहाँ सिग्नल आ जाए, और वहीं पर नाटक सुनना शुरू हो जाते थे। और जो उनके चेहरे की खुशी और उनका पूरा अटेंशन होता था उस तरफ, शायद उतना समय क्या लोगों के पास नहीं है, क्या उस आर्ट को उतनी वैल्यू देने का समय नहीं है? क्या है ये, क्या चीज है इसमें, क्या कमी नजर आती है? देखिए, देखिए, मैं बताऊंगा आपको क्या कमी नजर आती है। आप एक चीज देख रही हैं या सुन रही हैं, मैं ठीक है, सुन रही हैं, लेकिन अचानक कोई चीज ऐसी सुनाई दे जाती है आपको जो सीधे आपके यहां लगती है, तो फर्क महसूस होता है ना। हम्म। तो परफॉर्मेंस है वैसी, बिल्कुल। है ना। हम्म। मतलब हो सकती है, लेकिन डिवोशन की कमी है आजकल। वो डिवोट नहीं करते। मैं ये नहीं मानता कि उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है ना। एक बार समझ के पढ़ लो आप उसको, वो समझ के पढ़ लिया आपने, आप टेक्निक से भटके नहीं। आप देखें ना, रेडियो विधा के अंदर मार्किंग की बहुत जरूरी होती है। हम आप डबिंग हम्म। करते हैं, आपने भी डबिंग की होगी, जी। तो स्क्रिप्ट मार्क करते ही नहीं करते हैं। बिल्कुल। कितना मुंह खुला है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, तो आपने कहना खबरदार, हम्म। एक कदम भी आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। अब उसने खबरदार ऐसे बोला हुआ है, आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे खबरदार एक कदम भी आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा, फ्लैट हो गया नहीं तो। खबरदार, तो आपको हाथ ऐसा करना पड़ेगा, एनर्जी एक कदम भी पूरी। आगे बढ़े, फुल एनर्जी जो चाहिए, जो रिक्वायर्ड है। है ना। हम्म। तो डिवोशन हम्म। इतना सा एक नया पैसा लगता है बस डिवोशन में, और डिवोशन लूज करने में। हम्म। डिवोशन नहीं है आज के लोगों में। और मैं, लेकिन मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि कुछ नए काम करने वालों से मेरी मुलाकात हुई, और दे आर रियली वर्किंग वेरी नाइसली, और अच्छा काम कर रहे हैं वो। और इसीलिए मैं हर बार कहता हूं, और मैंने उनको जब भी मिला हूं तो कहा है, लॉन्ग लिव वॉइस क्राफ्ट। ये कभी नहीं मर सकता। जिस तरह से रेडियो कभी नहीं मर सकता, उसी तरह से वॉइस क्राफ्ट कभी नहीं मर सकता। जिस दिन वॉइस क्राफ्ट मर गया, उस दिन हम गूंगे हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बात कह दी आपने, बहुत गहरी। और इस तरह का 50 साल का फ्रेंड्स ये एक्सपीरियंस है, कोई 1 या 2 साल का तजुर्बा नहीं है, 50 साल का। तो नीरज जी ने एक बहुत सुंदर किताब लिखी है जिसका नाम है माइक का दीवाना। एक्चुअल में आप माइक के दीवाने हैं, इस बात का हम्म। मतलब हम कोई इस पर ये नहीं कह सकते कि नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। जिसने अपनी जिंदगी का 50 साल माइक के सामने गुजार दिया, वो दीवाना नहीं तो और क्या है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। अगर कुछ सीखने का, कुछ और जानने का मन है, तो इस किताब को आज ही अमेजोन से ऑर्डर करें। किंडल पर भी अवेलेबल है, हम लिंक भी देंगे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप जाएं और इसे ऑर्डर करें और पढ़ें। 200-250 पेजेस की ये किताब है, लेकिन उन 200-250 पेजेस में उन्होंने 50 साल का एक्सपीरियंस डाल दिया है। तो एक कविता मुझे ध्यान आती है कि अ, इतना बुरा तो तेरा अंजाम नहीं है, सूरज जो सुबह था वो अब शाम नहीं है, हम्म। पहचान न बन सकी तेरे नाम की तो क्या, शुक्र है अभी तू बदनाम नहीं है, वाह। पाया जो जिंदगी से वो बांट के जाना, क्योंकि तजुर्बा कहीं बिकता सरेआम नहीं है। ये लाइनें बहुत अरसा हो गया जब मैंने लिखी थी, लेकिन जब आपकी बात मैंने सुनी कि मैं अपने तजुर्बे को बांटना चाहता हूँ, मैं अपनी सारी सीखी हुई चीजों को सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि ये इंडस्ट्री जिंदा रहे।
आवाज जिंदा रहे, वॉइस क्राफ्ट जिंदा रहे। तो एक कलाकार का हृदय इस तरह का होता है, जब वो बांटता है, इसका मतलब वो हमेशा जिंदा था, है और रहेगा। तो ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है नीरज जी। नीरज जी, मैं जानना चाहती हूँ, आपकी जो आवाज है बहुत अलग है, हटकर है। मतलब जब उसे गंभीरता से सुना जाए तो वो गंभीर लगेगी। कभी कभी उसमें रोमांस नजर आ गया तो रोमांस से भरी हुई लगती है। कभी उसमें कोई साधु दिखाई दे गया तो ऐसा लगेगा इनसे, इनके जैसा कोई संत महात्मा नहीं। तो इतनी वर्सेटैलिटी है वॉइस में। आपको क्या कभी कोई ऐसा दौर निकला, आपको कब पता चला कि मेरी आवाज में वो बात है, मैं यही कर सकता हूँ और कुछ नहीं, मुझे वॉइसिंग में ही जाना है? मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि कलाकार कुम्हार की उस मिट्टी की तरह होता है जिससे वो चाक पर चढ़ाकर कोई भी बर्तन बना सकता है। क्या बात है। लेकिन एक खास बात है कि जी। जब वो मिट्टी को चाक पर चढ़ाता है और घुमाता है और उसको शेप देता है और वो शेप बन जाती है, शेप बनने के बाद वो उसको सूखने के लिए रख देता है। जब वो सूख जाती है तो उस पर कलर करता है। जब हम्म। कलर हो जाता है तो उसको पकने के लिए भाड़ में रख देता है, भट्टी में रख देता है। भट्टी से जब वो पक के बाहर निकलता है तो वो पक्का बर्तन बन जाता है और उसके रंगों की और सब चमक जो है वो सब दूर दूर तक दिखाई देती है। तो ये कलाकार को मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए वो हाथ चाहिए जो वो गढ़ सके उसको, और वो रंग करने वाले भी लोग चाहिए, उनका ब्रश चाहिए, और पकने के लिए भाड़ चाहिए। जो कलाकार की मेहनत है, जो उस में पक के जब बाहर निकलता है तो मजबूत बर्तन बन जाता है। और मार्केट में लेने जाओ तो कहे ये 500 रुपए का है, ये 1000 रुपए का है, 900 में नहीं देगा उसको। सो किसी को भी अपनी कीमत बनाना ऐसे नहीं है कि वो कहे जी मैं तो। एक बड़ी चीज है, प्रोफेशनलिज्म इज नॉट बीइंग कमर्शियल। बीइंग कमर्शियल इज ए पार्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म। दिस इज व्हाट आई फील, कि आप प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनली कोई काम कर रहे हैं तो आपकी कीमत बनेगी ही। आप हम्म। कुछ भी जब प्राइस अपना मांगेंगे या कोट करेंगे तो वो आपको मिलेगा, क्योंकि लोगों को आपकी जरूरत है। जी। बिकॉज प्रोफेशनली आप कर रहे हैं। लेकिन मैं कहूं मैं तो 1 लाख रुपए लूंगा, तो क्यों लेगा उसको? कीमत तो बनाओ अपनी पहले, उस भाड़ में झुक जाओ। जब अपने आप को झोंक देंगे आप उस भाड़ में, और जब बाहर निकलेंगे आप तो पके हुए बर्तन होंगे। जैसे लकड़ी होती है ना, आम की जी। लकड़ी से कोई चीज बनाई जाए तो वो तो टूट जाएगी। लेकिन हम्म। शीशम की लकड़ी से अगर कोई चीज, चारपाई का पावा बनाए, टेबल बनाए, बेड बनाए, तो उसकी बात ही अलग है। उसमें टक टक करें तो आवाज ही अलग आती है। बिल्कुल बिल्कुल अलग आती है। बहुत सुंदर बात कही आपने। नीरज जी, परिवार का कैसा सहयोग रहा इन 50 वर्षों में? जब शुरुआत की तब तो आप काफी छोटे थे, फिर आपकी शादी हुई होगी और परिवार में और सदस्य आए, किस तरह का सफर रहा? मेरे जब मैं छोटा था, जब मैंने शुरुआत की, तो मुझे अपने माँ बाप से बहुत कोऑपरेशन मिला। अगर उनसे कोऑपरेशन नहीं मिलता तो मैं शायद वैसी शुरुआत न कर पाता जैसे मैं कर पाया। मेरे फादर एक बात कहा करते थे, डिसाइड कर लो, कलाकार बनना है या मीरासी बनना है। अच्छा। मैं उनकी शक्ल देखी, मैं कलाकार होता पढ़ा लिखा, और मीरासी तो कोई भी बन जाता। क्या बनना है? मैं जी कलाकार, तो पढ़ाई जरूरी है। वाह। तो ये उनकी शिक्षा, हम्म। मेरी मदर की कही बातें सब कुछ ही रही। जब मेरी शादी हो गई तो कुछ चीजें आपको नजर नहीं आती, हम्म। लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब आप महसूस करते हैं और पलट के देखते हैं तो आपको समझ में आता है कितना बड़ा सहयोग है आपकी पत्नी का इसके अंदर। और आज मैं महसूस कर सकता हूँ, इसलिए मैंने किताब की शुरुआत में आभार प्रकट जी। किया है अपनी पत्नी का। तो उस सहयोग के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। मैं एक प्ले कर रहा था स्टेज पे, जी। सराय, और उसमें बहुत ही रोमांटिक हीरो था मैं। तो हम्म। बहुत ही क्या कहना चाहिए उसको, दिल फेंक आशिक, तो कई हम्म। लड़कियों के साथ उसका चक्कर चल रहा होता है।
तो वो एक जगह जाके ठहर जाता है, तो एक लड़की आती है जिससे वो शादी करना चाहता है, तो साजिश रचते हैं, और वो रात को वो लड़की जो है झीना गाउन पहन के हम्म। और उससे मिलने के लिए आती है। लाइटिंग सिस्टम का कमाल था, और वो बातचीत कर रहे हैं, बहुत ही रोमांटिक सीन था। और बाद में एक लाइट के आगे जाके वो खड़े हो जाते हैं, और वो ऐसा लगता है एज इफ दे आर हम्म। किसिंग ईच अदर, इनफैक्ट दे आर नॉट। दे आर वो तो नॉट। शेडो से ऐसा लगता है कि वैसे कर रहे हैं। हम्म। तो मेरी वाइफ देख रही, जब भी वो सीन आता है तो मेरी वाइफ ऐसे बढ़ जाती है। सो स्वीट। उन्हें वो देख नहीं पा रही है इस चीज को। नहीं देख पा रही। ओह। जी जी जी। जीवन के किसी भी पल पे जब पीछे मुड़ के देखें और सोचें, जी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि परिवार का और उसके बाद पत्नी का क्या आपका महत्व। क्या महत्व है, क्या सहयोग है, और वो आपके लिए हम्म। क्या करती है। हम्म। बहुत बड़ी बात है ये। ये भी एक बहुत बड़ी सीखने वाली चीज है आपसे, कि हर जी कोई अगर अपने परिवार में अपनी धर्म पत्नी को, अपने परिवार के बाकी सदस्यों को इतना सम्मान दे, इतनी केयर दे, तो हर परिवार में खुशियां आएंगी ही आएंगी। निसंदेह उस बिल्कुल, परिवार में बिल्कुल आएंगे, खुशियां बिल्कुल रहेंगी, आएंगे। क्योंकि वहां बिल्कुल। वैल्यू है, वहां प्यार है, वहां एक दूसरे की कद्र है। ये बहुत जी। जरूरी चीज है। जिंदगी कैसे जिएंगे। और आपने तो इतना रोमांस किया है, मैं आपसे पूछने वाली थी कि इतना रेडियो के साथ, माइक के साथ रोमांस कोई कलाकार शायद ही होगा। क्या आपने रेडियो पर माहौल बनाया, थिएटर किया, तो घर में कभी झगड़ा हुआ इस बात को लेकर कि ये क्या नहीं, है, कि सिर्फ रोमांस में बहुत ज्यादा। शी फील्स एनवियस, और वो मेरे हाँ, प्ले नहीं सुनती। अच्छा। नहीं हम्म। सुनती वो, हम्म। तकलीफ है। और प्ले देखते हुए जब इसलिए ऐसा कर लेती तो फिर सुनने का तो नहीं सवाल ही सुनती वो पैदा नहीं मेरे होता। प्लेस, नहीं। जी और मैं जी। बात भी अगर करूं तो वो शी इज ऑलवेज डिसइंटरेस्टेड, नहीं मुझे नहीं सुनती। हम्म। तो आपने कहा कि मैं हूं माइक का दीवाना। जी। आपको माइक अच्छे से समझता है, आप माइक को अच्छे से समझते हैं। मेड फॉर ईच अदर, ये तो कहा जा सकता है। लेकिन इसके लिए तो बहुत साल लगे होंगे। ये दीवानगी धीरे धीरे परवान चढ़ी होगी, धीरे धीरे माइक को समझा होगा, गलतियां ऑब्वियसली की होंगी, और फिर कहीं जाकर समझ में आता है। तो ऐसी कौन सी गलतियां आपसे हुई, या आपने उनसे सीखा कि आगे चलकर आप उन्हें हमारे साथ भी अगर साझा करें तो हम भी वो गलतियां नहीं दोहराएं, ऐसा कुछ। देखिए, जिस तरह से कैमरे के आगे ना, हम्म। जो टेलीविजन है, क्लोजअप का मीडिया है, फिल्म तो खैर वाइट स्क्रीन होता है, तो उसमें एक मसल भी मूव करता है ना कहीं से, हम्म। तो वो साफ नजर आ जाता है। तो अगर आप इस तरह से देख रहे हैं और अपने ये निगाह भी आपकी इधर गई, तो आपको दिखाई देता है, उसके सब दिखाई देता है। सिमिलरली जी। माइक्रोफोन बख्शता नहीं है। बहुत बड़ी बात है। ये, हाँ, बख्शता नहीं है। मतलब आप ये मान के चलें कि आप मास्टर हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। हम्म। मास्टर वही है जो आपके सामने है। ये माइक्रोफोन बिल्कुल। हमेशा नतमस्तक होकर चलना पड़ता है, और क्योंकि ये आपकी अ, जरा सी सांस, मुंह से निकली जरा सी साउंड भी पकड़ लेता है, और वही आपकी परफॉर्मेंस का रूप ले लेता है। तो माइक्रोफोन के आगे नतमस्तक होना चाहिए। कोई ये कहे कि मैं माइक्रोफोन का मास्टर हूं, नहीं कहना चाहिए ऐसा, क्योंकि नहीं होता। नहीं होता ऐसा। हम्म। मास्टर तो माइक्रोफोन ही रहेगा। दीवाना हो सकता है, दीवाना हो सकता मास्टर है। नहीं, दीवाना हो इसीलिए मैंने सकता नाम है। नाम दीवाना रखा। बहुत सोच माइक समझ का कर। दीवाना, माइक का हाँ, दीवाना। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। बिल्कुल सारा समय तो आधे से ज्यादा जिंदगी माइक के सामने गुजार दी, बिल्कुल है बिल्कुल ना। बिल्कुल। सबसे बिल्कुल। ज्यादा कितने घंटे तक आपने कोई प्ले किया होगा, कोई ऐसा याद आता है इससे आपको। असल में हमने तो कई बार तो रिकॉर्डिंग हमारी सुबह शुरू हुई, जैसे सीरीज की रिकॉर्डिंग करते हैं धारावाहिक की, जी। तो शुरू सुबह 11 बजे शुरू हुई और शाम 6-7 बजे तक चलती रही, क्योंकि वेरियस एपिसोड रिकॉर्ड होते हैं। हम्म। लेकिन रेडियो प्ले की रिकॉर्डिंग, कई बार मशीन खराब हो जाती थी, कुछ होता था, या एक्चुअली जब हम पहले काम करते थे तो हर आदमी जो क्रिएटिव है बैठा है, स्क्रिप्ट पे डिस्कशन हो रहा है, डायलॉग पे डिस्कशन हो रहा है, परफॉर्मेंस पे डिस्कशन हो रहा है,
तो उसके हिसाब से हम काम करते करते तो मैं 7-8 घंटे एक प्ले में रिकॉर्ड, 1 घंटे के प्ले में रिकॉर्ड करने में लग जाते थे। मुझे याद है कि एक प्ले में रिकॉर्ड कर रहा था, नाम तो प्ले का नहीं याद मुझे, लेकिन पंडित रामावतार शर्मा बहुत सीनियर आर्टिस्ट थे आकाशवाणी के हमारे, और वो मेरा डायलॉग था कि मैं ये सब कुछ जानता हूं, आप क्या समझते हैं मैं नहीं जानता। तो मैं बोल रहा था मैं ये सब कुछ जानता हूं, आप क्या समझते हैं कि मैं नहीं जानता। मैं। मैं, तो वो मेरे चलती रिकॉर्डिंग में मेरे कान में आया, नीरज ये मैं हम्म। नहीं, मैं मैं। है। मैं का मतलब शराब होता है। मैं रुक गया एकदम, दोबारा रिकॉर्ड किया उसको। बॉम्बे में डिस्कवरी चैनल के लिए डब कर रहा था। जी। ब्लेज खार वेस्ट में एक स्टूडियो है, वहां मैं डब जी। कर रहा था, एक क्रेस्ट कम्युनिकेशन के लिए। तो एक राम प्रकाश नाम के वॉइस आर्टिस्ट थे, वो आए जी। और आके उन्होंने बोला, उसमें वॉइस ओवर कर रहे थे वो, और था कि ये आविष्कार उस समय हुआ जब ये था आविष्कार। आविष्कार। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा ये राम प्रकाश जी, ये आविष्कार नहीं ये आविष्कार है। आविष्कार है। हम्म। तो वो बोले कि नीरज जी आप चेक कर लीजिए। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप आविष्कार बोलिए। हम्म। इतने भले मानस थे, वो आविष्कार बोल के चले गए। अब मेरे मन में संशय हो गया कि मैंने क्या गलत तो नहीं बुलवा दिया, होता अब है। किससे पता करूं। तो हम्म। मैंने पंडित विनोद शर्मा को फोन किया। हम्म। मैंने, पंडित जी जानना चाहता हूँ ये शब्द आविष्कार है कि आविष्कार। अरे ये आविष्कार है, ये आविष्कार क्यों बोलता है, आविष्कार। मैंने कहा जी मैंने गलत बुलवा दिया, शर्म नहीं हम्म। आती तुम्हें। मैंने कहा जी आती है, सही करा उसको। अच्छा। मैंने कहा ठीक है जी, ऐसे मतलब ऐसे बोलते थे। हम्म। और मैंने उनको राम प्रकाश जी को फोन किया, मैं राम प्रकाश जी मेरे से गलती हो गई, ये शब्द आप सही बोल रहे थे, आविष्कार, ये आविष्कार ही है। हंसने हम्म। लगे वो। तो मैंने कहा आप जब भी फ्री हो आप आ जाइएगा, मैं उसको उस शब्द लाइन को दोबारा ले लूंगा। वो हम्म। आए, शराफत से करके चले गए। हम्म। तो अगर गलती हुई आपसे, जैसा आपने कहा हम्म। ना इंसान है, हम्म। तो हम्म। उसे मान लेने में बुराई क्या है। बुराई क्या है। लेकिन आज अगर आप किसी को समझाएंगे, हम्म। काफी लोग ऐसे हैं जो आपको गालियां देंगे, वो हम्म। पता तो है नहीं आपको। फल बिल्कुल। बोलते हैं, फल फल। अब आप फल बुलवा लीजिए उनसे, नहीं बुलवा सकते आप। फूल। फूल, फूल। हाँ फूल जी, नहीं है, फूल है। इंग्लिश सफलता, वाला फूल। हाँ। सफलता। हम्म। तो मैं तो कहता हूं छान के बोलो, छान के सफलता। बोलो। ज, ज, श और श हाँ, का तो बहुत ही बुरा हाँ जी। हाल है कि हम्म, बहुत ही शक करते हैं लोग आपके ऊपर। शक नहीं करते, शक करते हैं। शक, तो शक करते हैं। कितना मीनिंग बदल गया और कितना गंदा हो गया, वो पूरी लाइन बिगड़ गई। लेकिन अगर आप उन्हें कह देंगे तो बिल्कुल आपकी बात सही है, हर कोई अच्छे से लिए जरूरी नहीं। अब वो कहता है मैंने उसकी बैंड बजा दी, बैंड बजा दी। अरे भैया, सीधा सा असूल है कि आप जो भाषा बोल रहे हैं उसमें उस शब्द का प्रयोग उस भाषा के हिसाब से करिए ना। हम्म। तो बैंड बजा दिया, बजा दिया। है बैंड ना। बजा, हाँ दिया, हाँ, बिल्कुल। आपने रोटी खा लिया, कोई कहेगा ये। आपने ली। भोजन कर लिया, भोजन कर हम्म। लिया, रोटी खा ली। खाली। जी। अब ये समझना, आप समझाने की कोशिश भी करें ना, दे नॉट टेकर्स, हम्म। वो आपका मजाक उड़ाएंगे। बिल्कुल। तो ये बड़ी भारी समस्या है आज के लिए। मुझे फिर से दोबारा कहना पड़ेगा, रेडियो और दूरदर्शन का एक बहुत बड़ा योगदान रहा, हमारी अच्छी हिंदी का श्रेय जाता है। धारावाहिक बोलना, अगला प्रसारण इतने बजे है, तो ये छोटी छोटी प्रसारण वर्ड हमने दूरदर्शन पर देखा। और हमने देखा कि हमारे टीचर्स भी ना ये सारी चीजें फॉलो करते थे और स्कूल में यूज करते थे। तो ये सारी चीजें जब होने लगी, दोहराई जाने लगी, तो धीरे धीरे हिंदी और अच्छी होने लगी। अंग्रेजी यूं तो भाषा बहुत अच्छी है, हमें बोलनी भी चाहिए, पर अपनी संस्कृति भुलाकर किसी चीज को इतना अपना लेना कि अपने अपनी ही चीजें भूल गए, वो गलत है। कि हम किसी भी चीज को अपनाए लेकिन अपनी मातृभाषा को याद रखना और उसके कुछ कहते हैं ना, अपनी वोकेबलरी पे वर्क करना बहुत जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट बनकर रह गया स्कूल में हिंदी। अपना वजूद को भूल सकता है, हम्म। तो क्यों भूलते हैं हाँ। अपनी भाषा। आप जानते हैं, पता है आज मेरी जो ग्रैंड डॉटर है, शी इज इन 7th।
जी। उसको संस्कृत दिलवाई है मेरे बेटे ने। वेरी गुड। बहुत अच्छा किया है, जी। बहुत ही अच्छा किया है। क्योंकि अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपनी विरासत को अगर हम नहीं जानेंगे, ये बिल्कुल ऐसा है कि अपने घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में हम गए नहीं और दुनिया भर घूमते फिर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे उन लोगों पे बड़ा तरस आता है, रुचि, जी। जो कहते हैं मैंने गीता पढ़ी है। हम्म। मैंने कौन सी पढ़ी है? बोले वो जेम्स वॉटसन की लिखी हुई है, इंग्लैंड का राइटर है या यूएस का राइटर। और जो आपके लोग हैं जिन्होंने ये इतने ग्रंथ हम्म। लिखे हैं सारे के सारे, श्री रामचरितमानस है, रामायण है, महर्षि वाल्मीकि ने लिखी, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी, अन्य भाषाओं में न जाने कितनी जगह लिखा हुआ है। गीता है आपकी, आपकी हिंदी में गीता है। जी। तो आप उसे ना पढ़ के और वो जो फजूल के विदेशी राइटर हैं उनको पढ़ रहे हैं पहले आप। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपकी किताब में नीरज जी पढ़ा कि जी। बड़े बड़े एक्टर्स रेडियो पर ड्रामा करते हुए उनके छूट गए पसीने, ना हो पाया, ऑडिशन भी क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन हाँ ये है कि उनका नाम इतना इस तरह से उस समय लाइमलाइट में था कि उन्हें बुलाना रेडियो पर बहुत जरूरी था, और बुलाया भी गया और काफी चीजें करवाई गई। लेकिन इतना मुश्किल विधा है ये, मतलब जो आपका समय है वो दौर तो बड़ा इस तरह का था कि जहां पर इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, और कई चीजों का अभाव रहता होगा। जैसे हम भी आजकल गलती, जैसे अभी हमने बात की कि बोलते हुए गलती हो जाती, कभी कभी रिकॉर्डिंग में गलती हो जाती है। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि बड़ी मेहनत के बाद कुछ रिकॉर्ड किया और गायब, ऐसा हाँ, हुआ कुछ? ऐसा, जी। हुआ ऐसा। जी। एक प्ले रिकॉर्ड करके आए हम, तो गोपाल सक्सेना होते थे प्रोडक्शन असिस्टेंट। घर पहुंचे हम, बड़ा अच्छा रिकॉर्ड हुआ प्ले, उनका फोन आता है, नीरज यार कल आना पड़ेगा। मैंने क्या हुआ? हम्म। यार वो मैं प्ले जब बनाने के लिए गया ना, तो इस हाथ में मेरे था स्पोकन वर्ड्स और इस हाथ में था वो दूसरा टेप। बल्क इरेजर पे ये हाथ रखना था, मैंने ये हाथ रख दिया। ओ। स्पोकन वर्ड्स गॉन। जी। अब कर लें, आप क्या कर लेंगे? आप दोबारा जाइए, हम्म। रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्ड किया, ऐसा कई बार हुआ मेरे साथ। हम्म। बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल। लगा नीरज जी आपसे बात करके। आखिर में आप वॉइस शाला के लिए, हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहकर जाइए, कुछ सिखाकर जाइए उन्हें। वैसे तो जितना आपने आज बताया, मुझे लगता है अगर एक बात भी अपनी कला में जोड़ ली, अपनी आर्ट में, अपनी एक्सरसाइज में जोड़ ली, जैसे आपने ओम का उच्चारण भी बता दिया कि किस तरह से करना है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है फॉर अ वॉइस आर्टिस्ट। तो ऐसा कुछ कहना चाहेंगे वॉइस शाला के लिए कि आगे भी हम आपको इसी तरह मिलते रहें, सुनते रहें? देखिए, अपने काम के प्रति ईमानदार होना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, और डिवोशन बहुत आवश्यक है। जो आर्टिस्ट है उसके पास पेन जरूर होना चाहिए। क्या कब बात कह दी। उसके पास कब, हाँ ये देखिए ना, कब क्या लिखना पड़ जाए, ये बहुत आवश्यक है। कहीं डायरी, पे, पेन, सब चीजें आपके हाँ पास रेडी होनी चाहिए। ट्रू। हाँ, वो कहते हैं कि फिल्म तकदीरों तदबीरों से बनती है और तकदीरों से चलती है। ये बड़े बड़े लोगों ने कहा हुआ है। तो जीवन में परेशानियां आ सकती हैं आपको अपने करियर के लिए, लेकिन अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं और ग्रहण करने की भावना है, सीखने की कोई एज और स्टेज नहीं होती। किसी भी जी। एज और स्टेज में व्यक्ति सीख सकता है। ग्रहण करने की अगर स्थिति है तो आप भी 50 साल तक, जैसे मैं कर आपका पाया हूँ, आशीर्वाद बिल्कुल। कर सकते हैं। और बहुत जरूरी है ये सब कुछ कर पाना। ये हम्म। मेरे गुरु का आशीर्वाद है। बड़ों का सम्मान करें, अपना जो आपके जो सीनियर हैं उनका सम्मान करिए जरूर। क्योंकि आज जो सीनियर है, कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो आज परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन जब परफॉर्म करते थे वो, उस वक्त लोगों के छक्के हम्म। छूट जाया करते थे। बहुत इस अच्छी बात। बात। सर कुछ थोड़ा थोड़ा आपके बारे में और जानना चाहती हूँ। फेवरेट ड्रामा कौन सा रहा आपका आज तक? एक। ड्रामा तो मैंने बहुत सारे किए।
उसमें से एक प्ले था मनोज बसु का। मनोज बसु बंगाल के राइटर हैं, और बांग्ला में है वो उपन्यास आमी सम्राट। मैं हिंदी में सम्राट हूँ, मैं सम्राट मैं हूँ। सम्राट हूँ, हिंदी में उसका अनुवाद किया गया था मैं सम्राट हूँ। हम्म। और वो, मुझे ये क्यों ज्यादा अभी तक याद है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जी। उस प्ले में वो उसकी, जब वो जन्म लेता है तो उसका नामकरण होता है, तो उसके पंडित जी जो होते हैं वो कहते हैं अरु की माँ, अरुणेंदु भद्र, अरु की माँ तेरा बेटा राज राजेश्वर होगा, दिक्पाल नरेश होगा, ऐसा कह के वो उनकी आवाज गूंजती हुई सी आती है। और वो लड़का जब शहर में आता है, और शहर में आने के बाद वो नौकरी ढूंढता है, ढूंढता फिरता है, उसे नौकरी नहीं मिलती, तरह तरह की लोग बातें करते हैं। ये प्ले आकाशवाणी की इसमें वेबसाइट पे, जो उन्होंने यूट्यूब पे चैनल बनाया उस पे है, मैं सम्राट हूँ के नाम से। जी। और वो जो ढूंढता फिरता है तो वो कोई कहता है लोहे के जूते पहन लो, क्योंकि हम्म। जूते घिस जाते हैं। बदसूरत लड़की से भी शादी करने को तैयार हो जाता है वो, और जिससे प्यार करता है उसको छोड़ के उससे शादी करने को तैयार होता है। और उसको वो नौकरी के लिए, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो नौकरी उसको मिलते मिलते रह गई, वो भी किसी और को चली गई। किस्मत। तो वो अपने हम्म। सब फ्रेंड्स को बुला के पार्टी हम्म। देता है कि मुझे नौकरी मिल गई। और सब कहते हैं, कहने कहना ये हमारा सम्राट है। हम्म। हम्म। सब अपने घर चले जाते हैं, और हम्म। रात को वो आत्महत्या कर हम्म। लेता है। ओहो। ओ माय गॉड। जरूर सुनूंगी और इसे। सुनिएगा, हम्म। और लास्ट में वो एक नोट छोड़ के जाता है। हम्म। इसका किसी और चीज से ताल्लुक नहीं है, केवल साहित्यिक दृष्टि से बता रहा हूं मैं। और वो कहता है, मेरी मौत के लिए मुझे छोड़कर हम्म। देश भर के लोग जिम्मेदार हैं। ये आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने शायद ये 74 75 में ये नाटक किया होगा। आप सोचिए कि हम्म। ऑलमोस्ट 50 साल हो गए, 76 में किया होगा। जी। लेकिन आज भी मुझे याद है ये नाटक। एक ये प्ले है, एक और प्ले काशीनाथ। काशीनाथ। एक एक बात और बताना चाहता हूँ आपको जी मैं, बिल्कुल बताएं। ये अपने सब जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी। जी। पूतो फलो जो मैंने प्ले किया, हम्म। और जिसके बाद से मुझे जाना जाने लगा, मेरी आवाज को लोग पहचानने लगे, 7 8 साल के बाद एक दिन मैं गया ड्रामा सेक्शन, तो शरद जी ना बोले, हाँ बंधु आ गए। मैं कहा हाँ जी, ऐसे ही बोलते थे वो। यार मैं एक बात सोच रहा हूँ। मैंने कहा हाँ जी। यार पूतो फलो दोबारा रिकॉर्ड करें। फिर तो बात खिल गई। हम्म। मैंने कहा हाँ जी, करिए, बिल्कुल करिए। अच्छा ठीक है। मैंने कहा बहुत मजा आएगा, और दोबारा रिकॉर्ड कीजिए उसको। अच्छा ठीक है, सोचते हैं। 15 20 दिन के बाद मैं फिर गया, और सोचने लगा कि अभी मेरे से कहेंगे कि नीरज अगले हफ्ते हम पूतो फॉलो की रिकॉर्डिंग करेंगे। बैठा हुआ मैं आराम से ऐसे। वो इंतजार में। काम में लगे हुए, इंतजार में कि अब ये सेंटेंस इनकी तरफ से आया, अब आया, लेकिन नहीं आया। नहीं आया। मैंने कहा सर जी आप कह रहे थे वो पूतो फॉलो दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। हम्म। पॉज। बोला हाँ, कह तो रहा था, लेकिन मैंने सोचा काफी, तो सोचने के बाद मुझे लगा कि नहीं करेंगे। हम्म। मैंने कहा जी क्यों? बोले नीरज मैं जानता हूं तुम्हारी आवाज मच गई है, तुम्हारे स्ट्रेसेस, पॉजेस, एम्फेसिस, डिलीवरी, एक्सप्रेशन 100 टाइम्स बेटर होंगे तब से, लेकिन तब की कच्ची आवाज कहां से लाओगे? वाह क्या बात है। हाँ। तो इस तरह के जो एक्सपीरियंस हुए ना लाइफ में, कितने हम्म। प्योर थे वो। प्योर। ट्रू। आपने जी। पूछा ना कि क्या आप कहना चाहते हैं दूसरों को, तो मैं कहना चाहता हूं कि पढ़ना बहुत जरूरी है, हम्म। और समझना बहुत जरूरी है, और जीवन में उन सब चीजों को गो थ्रू होना भी जरूरी पड़ता है, उसके बगैर आप जान नहीं सकते। जी। और सबसे बड़ी बात, जो अपने से
बड़े हैं, अपने से सीनियर हैं, चाहे एक्टर है चाहे वो राइटर, हम्म। जो अपने से बड़े हैं, जो अपने से बड़े हैं, चाहे वो एक्टर हैं चाहे वो राइटर हैं, उनके पास बैठो, उनको सुनो जी, और सीखो। यही वॉइस चाला का सबसे बड़ा रीजन है इसे शुरू करने का, कि जब सीनियर्स का सानिध्य मिल गया तो कहीं ना कहीं पत्थर से सोना बनने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जो वहां सीखने को मिल जाएगा, जो तजुर्बे हैं, वो ऐसे कैसे बेकार जा सकते हैं। वो ऐसी चीज आपको दे जाएंगे, अगर आप अपना लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जाने दें। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू रुचि, आपने मुझसे ऐसी बातें निकलवा ली जो मुझसे आज तक कोई नहीं निकलवा पाया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं आपको लगातार सुनती भी रही हूँ और मुझे भी हम्म, बहुत शौक रहा है। हालांकि मेरी जर्नी बहुत लेट शुरू हुई, मुझे तो शायद समझ में नहीं आया कि मैं यही करने के लिए बनी थी या बड़ी हुई हूँ। लेकिन वही है कि सुनना, अच्छा सुनना बहुत जरूरी है। मुझे कानों में तभी मजा आता है, रस आता है, जब मैं आप जैसे मंझे हुए कलाकार को सुनती हूँ। मेरे कानों को तसल्ली नहीं मिलती। और ये जो मंच बनाने की कोशिश की गई है, वो इसीलिए कि हमारे दिल्ली में इतने कलाकार हैं। मतलब आप लोगों ने जो उस समय संघर्ष किया, वो किसी अलग लेवल का होगा। आज हम उसे सोच भी नहीं सकते। बहुत अलग तरह की, जैसे शुरुआत में ही आपने कहा कि गर्मी, तो आपको पता है कि रिकॉर्डिंग के समय क्या होती है। क्योंकि आजकल तो फिर भी एसी है, सब कुछ है, सब कुछ बंद करके लाइव रिकॉर्डिंग वाला समय आपने देखा है। और इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट की अपने आप को बेहतर ही पेश करना है, क्योंकि बाकी भी कहते हैं ना हमारे साथ जुड़े हैं, किसी का नाम खराब नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है। तो थैंक यू सो मच नीरज जी। एक फटाफट से रैपिड फायर राउंड करूंगी, ताकि थोड़ी सी आपके बारे में और जानकारी मुझे मिल सके, थोड़ी जी और जी जी जानकारी मिलेगी। आप जी। एक वर्ड में इसे बताएंगे। फेवरेट फिल्म। मेरी जी। मुगल आजम। फेवरेट एक्टर। देवानंद। फेवरेट प्लेस। पहाड़। कहीं भी। कहीं भी। फेवरेट डायरेक्टर। फेवरेट डायरेक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं फेवरेट डायरेक्टर सत्येंद्र शरत। फेवरेट रेडियो स्टेशन। दिल्ली। आकाशवाणी। जी। आकाशवाणी। ठीक है जी। आप के उपन्यास तो हमने सुने, और आपका काम हमने एज ए एक्टर भी देखा। तो ये जो एक्टिंग वाला जुनून था, ये आपको पता चला कि मैं कर सकता हूँ, या किसी ने आपको कहा कि नीरज आ जाओ, स्क्रीन पर आ जाओ? नहीं, मैं जब रेडियो करने लगा ना, रेडियो का पहला प्रोग्राम किया महफिल मन भावन वगैरह, तो लोगों ने कहा तुम्हारी आवाज बड़ी अच्छी है, तो दिल्ली पे नाटक क्यों नहीं करते, जाके ट्राई करो। तो वहां हम्म। पहुंच गए, तो ऑडिशन में पास हो गए, तो नाटक करने लगे। उसके बाद किसी ने कहा यार टेलीविजन के ऊपर भी जाके क्यों नहीं करते। ऑडिशन देने गए, वहां भी पूरा पास हो गए, अब रोल नहीं मिले कोई भी। हम्म। तो एक जगह कहीं कुछ काम किया, तो शरद जी थे वहां पर। मैं खुद हम्म। ही सीरियल बना रहा था अपना, प्रथम प्रतिश्रुति, जो आशा जी पूर्ण जी देवी के जी जी। बांग्ला उपन्यास पर आधारित था। तो उसमें एक करा रोल कुछ था वो करने के लिए, तो जब करने लगा तो शरद जी खड़े थे वहां, तो बोले क्या लव्जी एक्टर हो तुम यार, ऐसे करते हैं कहीं। वहां भी डांट पड़ी मुझे, बहुत डांट पड़ी। तो मैंने हम्म। कहा यार, ये फिर डिक्शनरी में मतलब देखा लव्जी का अर्थ क्या होता मुझे भी नहीं मालूम। ये मैं भी है। आज सीख वाहियात, लूंगी। वाहियात, वाहियात सा है, वाहियात बेकार पता है। सा, बेकार बेकार सा। ओह। तो तब मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग। हम्म। और अच्छा काम मैंने उनसे डांट खा के किया। पहले की डांट बहुत अच्छी होती थी, वो ब्लेसिंग होती थी। क्योंकि अपनों को ही डांटा जाता, और पता होता है कि इस बंदे में पोटेंशियल है, ये क्यों नहीं कर रहा, मेरे मन के मुताबिक क्यों नहीं कर पा रहा है, तो वो अंदर से ना, वो कुलबुलाहट वो उस बात की होती है कि कर क्यों नहीं रहा है जैसा मैं सोच रहा हूँ। शायद मैं और सही हूँ। मुझे मुझे ना उसके बाद धीरे 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 मैं काम करना शुरू किया, और अच्छा काम हुआ। सर, एक बार फिर बचपन की यादें ताजा करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि सोना की बात हो और सोना ही सोना आपने अभी तक उगला है। लेकिन अब जब आप
एक जिंगल हमें सुना देंगे, या फेवरेट जिंगल कोई और भी अगर आप चाहें तो। मैं खास तौर पे सोना हवाई चप्पल सुनना चाहती हूँ, जो मैंने ना जाने सैकड़ों बार सुना हो, कि मैं अकेली नहीं हूँ, लाखों लोगों ने, पूरे भारत ने सुना उसे। बहुत ही मजेदार। मैं आपको सोना हवाई चप्पल का जरूर सुनाऊंगा, उससे पहले एक और सुनाता हूँ। जी। वो भी हवाई चप्पल का ही ऐड था। जी। तो सोना चप्पल का ऐड बनने के बाद मुझे बुलाया गया ना, यार वैसी ही स्क्रिप्ट कर दो, वैसे ही कुछ कर दो यार, ये क्लाइंट की डिमांड है। हम्म। मैंने कहा क्या कर दूं? कहने लगे, वैसे ही करो यार कुछ। सुचित्रा जी से बोला, ओई माँ, कि क्या हुआ मुन्ने की माँ, कि ओहो। पाँव में कांटा चुभा। कितनी बार कहा है रेक्सोना हवाई चप्पल पहना करो, ARI रेक्सोना हवाई चप्पल। ये ऐड हो गया। जी। अब मैं आपको हवाई चप्पल का ऐड सोना हवाई चप्पल का सुनाता हूँ। जी। बहुत ही पॉपुलर है, और देखिए 80s में बना था और आज भी बिल्कुल। आप बिल्कुल। याद कर रही हो, सब लोग याद करते हैं। देखिए, आपका नाम सोनाराम, रहते कहाँ है सोनीपत में, खाते क्या है सोन हलवा, पहनते क्या है सोना हवाई हवाई चप्पल। चप्पल। क्या बात है, सोना ही सोना ही सोना, सोना। सोना हवाई चप्पल। तो ये जो आप बोलते हैं ना सोना हवाई चप्पल, ये इतना कॉपी किया गया है अपने अपने अंदाज में। लोगों ने हाँ। उस उन लास्ट की टू लाइंस को ऐसे अपने अंदर ले लिया है। मैंने इस अंदाज को बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म करते हुए देखा लोगों को, कि वो इस चीज को कॉपी करते हैं। जी हाँ, वो कहीं अमीन सयानी जी बन जाते हैं, कहीं वो नीरज शर्मा जी बन जाते हैं, और उन्हें लगता है ये वॉइस एक्टिंग है, वो ऐसे ही होती है। और इतना हम्म, उसे आज भी पसंद किया जाता है, चाहे कॉपी ही कर लिया जाए, लेकिन उसे पसंद किया जाता है। ये ये बहुत अच्छी ही बात है। बहुत अच्छी बात है, ये काबिले तारीफ है। ये आपने ऐसा काम कर दिया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मतलब छोटा सा जिंगल है, एक इंफॉर्मेशन देनी है, और मजेदार फनी तरीके से उसे दिलचस्प बना के परोस दिया गया, लेकिन ऐसा भी क्या कि आज तक रटा हुआ है, याद है। एक बार क्या हुआ कि मैं एक आपको बताता हूँ, एक एड कैपको एडवर्टाइजिंग थी। कैपको स्टूडियो शंकर मार्केट कनॉट प्लेस में ना, ऊपर जी। बाहर की तरफ था। कपूर साहब उन्होंने मुझे बुलाया, बोले यार ये वीटा मक्खन है हरियाणा डेयरी का, इसका ना ऐड लिख दे हम्म। यार, ये रिकॉर्ड करना है। मैंने लिख दिया। हम्म। बाद में उनका फोन आया, यार ये तो रिजेक्ट हो गया। हम्म। तो क्लाइंट को कुछ कर, तू यहाँ आ। तो हम्म। मैं स्टूडियो पहुंच गया। बोले यार कोई इसको मक्खन वक्खन लगा ना, क्लाइंट को कुछ कर, ये तो रिजेक्ट हो गई कॉपी। हम्म। उन्होंने ये कहा, मेरे दिमाग में आइडिया आ गया। मैंने कहा लाओ हम्म। कागज पेन, हम्म। अंदर स्टूडियो में गया। वहां मेरा एक फिक्स माइक्रोफोन होता था शनाइजर का, मैं उसी में हम्म। बोलता था बस। हम्म। तो मैंने लिखा, और फिर मैंने कहा वीना को बुलाओ। वीना हम्म। प्रभाकर, वीना शर्मा वॉइसिंग करती थी उसके स्टूडियो मेरे साथ। तो वो आई। तो उसमें था, एक आदमी घर में एंटर हो रहा है, एंटर बोलता बोलता डार्लिंग। हम्म। हम्म। और नहीं सुनती वो, तो बोलता डार्लिंग घुमा के। तो वो बोलती है, मुझे क्यों मक्खन लगा रहे हो? कि तुम्हें नहीं, डबल रोटी को लगवाना चाहता हूँ वीटा मक्खन। तो कहते हो, हम्म। ऐसा कहो ना, हरियाणा डेयरी का वीटा मक्खन। ये जी। ऐड था, अप्रूव हो गया, चल गया, हाँ, खूब हाँ। चला। हम्म। अब क्या हुआ, बहुत से लोग होते हैं, कुछ एडवर्टाइजिंग एजेंसी वालों को पसंद नहीं आया, हम्म। अखबार में छप गया। तो वाहियात शब्दों का प्रयोग करते हैं। परिवार में बैठ के ये ऐड सुना नहीं जा सकता, और ये ऐसे ऐसे शब्दों का, ये इन पे पाबंदी लगनी चाहिए। और मेरी मेरी भर्त्सना सब कुछ हर एजेंसी वाला कर रहा है। दिल्ली एडवर्टाइजिंग क्लब की मीटिंग बुलाई गई, जिसके प्रेसिडेंट वो कपूर साहब ही थे, जिनके लिए मैंने ऐड बनाया। मुझे भी बुला लिया गया। हम्म। मैं बैठ गया वहां जाके। सब मुझे देख रहे हैं कि आज इसकी हम हम्म। बखिया उधेड़ देंगे। हम्म। होते ना लोग जो आपसे जी। जेलस फील करते हैं। उन्हें तो मौका बोले मिल जी, गया। मौका मिल गया उनको। हम्म। तो उन्होंने बोलना शुरू किया, ये है ये है। मैं चुपचाप बैठ सुनता रहा। हम्म। कपूर साहब कनखियों से मुझे देख रहे हैं कि अब क्या होगा इसका। मेरे से बाद में बोले, कहने लगे, हाँ भाई नीरज, तुझे कुछ कहना है? हम्म। मैं कहा, हाँ जी। कहने लगा, भाई क्या, कुछ तो कह। इन्होंने सबने तो तुझे उठा के क्रिटिसाइज और कंडम कर दिया। मैंने कहा, मैं जब किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जाता हूं, तो वहां एक लाइन लिखी होती है, एडवर्टाइजिंग कैन हम्म। सेल योर प्रोडक्ट वंस, आफ्टर दैट इट डिपेंड्स ऑन योर क्वालिटी। हम्म। तो मैंने जो ये लिखा, जो एड बनाया,
ऐड होता है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, सबको पता लग जाए कि ये प्रोडक्ट है। उसके बाद जब वो उसको इस्तेमाल करेंगे तब उसकी क्वालिटी जानेंगे और समझेंगे, अच्छा होगा तो खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। मैंने कहा आज स्थिति ये है, अखबारों में, माउथ पब्लिसिटी पे, आज की मीटिंग में सब लोग मुझे और मेरे ऐड को डिस्कस कर रहे हैं। हम्म। आई एम सक्सेसफुल, थैंक यू वेरी मच, एंड आई सेट डाउन। ओह वहां पे ना गॉड। मुर्दनी छा गई। हम्म। और उसके बाद सबने तालियां बजा दी। ये तो आपने वो बीरबल की खिचड़ी वाली कहानी की तरह इसको ऐसे कर दिया कि बीरबल को बुलाया जाता था कि जवाब दो, तो ऐसा जवाब कि लाजवाब। वो ऐसे कुछ हो गया। हाँ हाँ। हाँ जी। नहीं ठीक है, अपने काम को अब हम जानते हैं कितनी तन्मयता से, कितनी शिद्दत से हम उसे निभाते हैं, और उसको इज्जत देना सबसे पहले हमें खुद सीखना है, तभी कोई और देगा। अदरवाइज तो ये बड़ा मुश्किल काम है। तो नीरज बिल्कुल। जी, आज आपने इतना समय दिया। माइक के दीवाने आप हैं, और माइक के दीवाने का वॉइस शाला में हमेशा स्वागत रहेगा। आज जो थैंक यू। आपने समय दिया वो मेरे लिए जीवन भर एक याद के तौर पर, एक आपके आशीर्वाद के तौर पर मेरे साथ हमेशा रहेगा। थैंक और यू। थैंक मैं समझती हूँ जो भी ये पॉडकास्ट देखेगा कुछ ना कुछ अपने साथ जरूर लेकर जाएगा। और आपकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ बनी रहें। आप जल्दी बिल्कुल दोबारा से कम बैक करें। जो भी अस्वस्थता चल रही है आपकी मिसेस की, वो भी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, हमारी प्रेयर्स में वो हमेशा रहेंगी। दोबारा से कम बैक करें, अभी तो 50 और साल आपको हम सुन सकते हैं। तो इतनी अच्छी भगवान ने आपको आवाज दी है, तो अभी तो कहते हैं ना, शुरुआत है। द शो मस्ट यू। गो ऑन। तो थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू वेरी शुक्रिया मच। सर आपका, बहुत और बहुत लास्ट में शुक्रिया। एक ही बात कहनी है बस। जी बिल्कुल, मंच कह दूं? आपका है, बिल्कुल कह दूं? कहिए। बिल्कुल कहिए। लॉन्ग लिव वॉइस क्राफ्ट। लॉन्ग लिव वॉइस क्राफ्ट।